मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुभाष खिड़की के बाहर दौड़ते हुए अंधेरे को देख रहा था। ट्रेन के लोहे की पटरियों से आ रही खटखट की आवाज़ इस सन्नाटे में किसी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। वो अकेला था पर उसका दिमाग यादों के हुजूम में भरा था। सुभाष, रमेश और आकाश, कॉलेज के वो तीन, जब इन तीनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। चाय की टपरी पर घंटों बैठना, एक ही बाइक पर तीन सवार होकर घूमना और एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करना। जिंदगी जब अपने पत्ते खोलती हैं तो सबके रिश्ते भी बिखर जाते हैं। आकाश की शादी हुई और मानो उस पर किसी की नज़र लग गई। सुभाष और रमेश काम के सिलसिले में दूसरे शहर आ गए और आकाश अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा। शादी के कुछ महीनों बाद ही आकाश जैसे आसमान में कहीं खो गया। उसका फ़ोन बंद आने लगा, मानो उसने रातों रात अपना सिम कार्ड ही बदल लिया हो। जब सुभाष ने परेशान होकर आकाश के पुराने घर पर फ़ोन किया तो उसकी माँ की रोती हुई आवाज़ आई, बेटा, उसका हमसे झगड़ा हो गया। वो अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर कहीं चला गया। हमें नहीं पता कहाँ है वो। दोस्ती का फर्ज बड़ा था। रमेश और सुभाष ने तय किया कि वो अपने भाई जैसे दोस्त को ढूंढ कर ही दम लेंगे। हफ्तों की कड़ी मशक्क़त और कुछ पुराने दोस्तों से सुराग जुटाने के बाद आखिरकार रमेश को एक धुंधला सा पता मिल गया। वो शहर के करीब 12-13 घंटे की दूरी पर बसा एक दूर दराज का इलाका था। तय हुआ कि दोनों साथ जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर सुभाष के ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से उसका रुक जाना पड़ा। रमेश, तू निकल, मैं ठीक 2 दिन बाद वहाँ पहुँचता हूँ। सुभाष ने स्टेशन पर रमेश का हाथ थाम कर कहा था। रमेश हंसा था, फिक्र मत कर भाई, आकाश को कान पकड़कर वापस लाऊंगा। लेकिन वो हंसी आखिरी थे। 2 दिन पहले रमेश ने ट्रेन से उतरकर सुभाष को आखिरी कॉल किया था। भाई, मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। बहुत अजीब सी सुनसान जगह है। एक ऑटो मिल गया है, बस अब उसी पते पर जा रहा हूँ। आकाश से फ़ोन मिलाकर बात करवाता हूँ। उसके बाद सिर्फ खामोशी। रमेश का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन और फिर 2 दिन बीत गए। रमेश जैसा जिम्मेदार लड़का जो हर 1 घंटे में अपडेट देता था, उसका फ़ोन बंद था। सुभाष के दिल में बेचैनी का एक ऐसा लावा उबल रहा था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। कुछ तो गलत था, बहुत गलत था। अब सुभाष के बारे थे। उसने दोपहर की ट्रेन पकड़ी। सफ़र लंबा था और हर बीतते घंटे के साथ सुभाष के अंदर का डर गहरा होता जा रहा था। जब ट्रेन उस सुदूर स्टेशन पर रुके तो रात के 11 बज रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई कब्रिस्तान हो। पूरी जगह पर सिर्फ 1-2 मुसाफिर और पीली रोशनी में नहाए कुछ ही बेंच थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा के एक झोंके ने सुभाष का स्वागत किया। जैसे तैसे उसने एक बूढ़े ऑटो वाले को उस पते पर चलने के लिए राज़ी किया। बाबूजी, इतनी रात को उस तरफ क्यों जा रहे हो? वहाँ कोई नहीं जाता। ऑटो वाले ने शीशे में सुभाष को देखते हुए कहा, मेरा दोस्त रहता है वहाँ। सुभाष ने छोटा जवाब दिया। उसका ध्यान खिड़की के बाहर फैले घने जंगलों पर था। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शहर की रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी। आखिरकार ऑटो एक उबड़ खबड़ रास्ते पर रुका। सामने एक छोटा पुराना मकान था। सुभाष ने चारों तरफ देखा, दिल दहल गया। उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान या मकान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे, काले और डरावने पेड़ थे जो रात की हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो कोई कंकाल नाच रहा हो। सुभाष ने मन ही मन सोचा, इतने अच्छे शहर और हंसते खेलते परिवार को छोड़कर आकाश भला इस भूतिया जंगल में क्या कर रहा है।
ऑटो जा चुका था। सुभाष भारी कदमों से उस घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा। सन्नाटे को चीरते हुए उसने दरवाजे को 3-4 बार जोर से पीटा। कुछ मिनटों तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर एक अजीब सी चूं की आवाज़ के साथ दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था। हाथ में मोमबत्ती थे जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। सुभाष उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। क्या यह वाकई आकाश था? उसका चेहरा पूरी तरह सूख चुका था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी मड़ दी गई हो। आंखों के नीचे गहरे काले और डरावने गड्ढे थे। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन। अरे यार सुभाष, तू यहाँ क्या कर रहा है? आकाश की आवाज़ इतनी धीमी और भारी थी मानो वो किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। आकाश, ये क्या हालत बना रखी है तूने? ना कोई फ़ोन, ना कोई चिट्ठी। और रमेश कहाँ है? वो 2 दिन पहले यहाँ आया था। सुभाष ने एक ही सांस में सारे सवाल दाग दिए। आकाश के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी ठंडी मुस्कान आई। सब बताता हूँ, अंदर आ जा। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में सीलन और किसी सड़ती हुई चीज़ की बदबू आ रही थी। तभी अंदर के कमरे से आकाश की पत्नी रीमा निकली। उसकी हालत भी वैसी ही थी, पीला चेहरा, बिखरे बाल और सूनी आंखें। वो बिना कुछ बोले अजीब से यांत्रिक गति से रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा गया। रोशनी बहुत कम थी। सुभाष ने पूछा, आकाश, रमेश कहाँ है? और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आकाश ने अपने सड़े हुए दांत दिखाते हुए कहा, आया था वो, पर वो चला गया। तब से हम भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सुभाष को कुछ अजीब लगा। रमेश बिना उससे मिले या फ़ोन किए कैसे जा सकता था? लेकिन वो इतना थक चुका था कि उसने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया। खाना खाते वक्त सुभाष ने गौर किया कि आकाश और रीमा सिर्फ अपने बर्तनों को कुरेद रहे थे। वो असल में कुछ खा नहीं रहे थे। तू थक गया होगा सुभाष, नीचे वाले कमरे में सो जा, हम ऊपर जा रहे हैं, आकाश ने कहा। और दोनों पति पत्नी बिना कोई आवाज़ किए सीढ़ियों से ऊपर चले गए। रात के करीब 2 बजे सुभाष की आंख खुली। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। तभी ऊपर के कमरे से आवाज़ें आने लगी। पहले वो किसी के फुसफुसाने की आवाज़ थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें भयानक चीखों और अमानवीय अट्ठासों में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी भारी चीज़ को फर्श पर घसीट रहा हो और कोई दर्द से तड़प रहा हो। सुभाष का दिल सीने को चीरकर बाहर आने को था। उसने हिम्मत जुटाई और फ़ोन की टॉर्च चलाई और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसका शरीर कांप रहा था। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। सुभाष ने दरार से अंदर झांका और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच कोई आकाश और रीमा नहीं थे। वहाँ 2 खौफनाक परछाइयाँ थी जिनके चेहरे विकृत हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल थी और मुंह से लार टपक रही थी। वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में लिपटे 2 खौफनाक शैतान थे। और सबसे भयानक मंजर तो कमरे के कोने में था। वहाँ फर्श पर खून से लथपथ एक बैग पड़ा था और पास ही रमेश का आईडी कार्ड और उसका टूटा हुआ फ़ोन पड़ा था। उसका मांस बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन यह नया मेहमान और भी ताज़ा है। आकाश के रूप में खड़े उस शैतान ने अपनी लंबी काली जीभ निकालते हुए हवा में सूंघा। रीमा की रूह कपा देने वाली चीख गूंजी, वो दरवाजे के पीछे है। दोनों शैतानों की नज़र सीधे सुभाष पर पड़ी। उनकी गर्दन एक झटके से 180 डिग्री घूम गई। सुभाष चीख पड़ा। वो सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। पीछे से आ रही हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी पीठ जमने लगी।
वो शैतानी ताकतें हवा में तैरती हुई उसके पीछे आ रही थे। दरवाजे बंद हो रहे थे, खिड़कियां तड़क रही थी। तुम नहीं बच सकते सुभाष, एक भारी गूंजती हुई आवाज ने उसका पीछा किया। सुभाष ने अपनी पूरी ताकत से सामने दरवाजे पर लात मारी। लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाज़ा टूट गया और वो सीधे बाहर के अंधेरे जंगल में गिर पड़ा। वो बिना पीछे मुड़े, कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना बस भागता रहा। पीछे से रीमा और आकाश की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही सुभाष ने उस खौफनाक घर की सीमा को पार किया, वो आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। सुबह की पहली किरण के साथ बदहवास और लहूलुहान सुभाष किसी तरह मेन सड़क पर पहुंचा, जहां उसे कुछ स्थानीय गांव वाले मिले। जब सुभाष ने कांपते हुए उन्हें पूरी बात बताई तो गांव वालों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सुभाष के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गगनमय आवाज़ में बोला, बेटा तुम खुशनसीब हो जो जिंदा लौट आए। तुम्हें जिस आकाश के घर कह रहे हो, वहाँ 5 महीने पहले एक भयानक हादसा हुआ था। आकाश और उसकी पत्नी के बीच कुछ ऐसी कहा सुनी हुई थी कि दोनों ने मिलकर उस घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके शवों को महीनों पहले निकाला गया। गांव के बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। तब से वो घर शापित है। जो भी उस रास्ते पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। 2 दिन पहले एक और लड़का वहां गया था। सुभाष की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। आकाश और उसकी पत्नी अधूरी की और अशांत आत्माएं अब उस जंगल में राहगीरों का शिकार करती हैं। दोस्ती का एक खूबसूरत सफ़र हमेशा के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले दुखद में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ।